नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी में भी ईडी सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। अगर बीजेपी को अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी तो ये संस्थाएं क्यों बनाई हैं? क्या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई करने के लिए है? उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ों के राशन घोटाले का मामला सामने आया। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच तत्काल शुरू होनी चाहिए। बीजेपी की मोदी सरकार में थोड़ी भी शर्म बची है तो ईडी सीबीआई की जांच शुरू कराकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई करे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। ये भ्रष्टाचार किसी सामान्य जांच में सामने नहीं आया, बल्कि सीएजी की जांच में सामने आया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन पहुंचाना था, ये उसमें घोटाले का मामला है, जिस पर अब उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल बात करें संजय सिंह की तो उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये कार्रवाई ईडी और सीबीआई की सिर्फ आम आदमी पार्टी पर क्यों होती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार, राज्यों के यानी कि भाजपा के जितने शासित राज्य हैं उनके ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी एक बड़ा घोटाला के सामने आया है, जो है राशन को लेकर। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो है संजय सिंह, उन्होंने कल प्रेस वार्ता की गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो राशन पहुंचाया जाता है उसके अंदर बड़ा घोटाला किया गया है। 2 जिलों की बात करी जाए तो 2 जिलों के अंदर ही 150 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो सामने आया है। यानी कहें तो बड़ा घोटाला जो है वो एक सामने आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें 50 जिलों की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 50 जिलों की बात करें तो वहां पर लगभग 7,500 करोड़ रुपए का जो राशन घोटाला है वो अब सामने आ रहा है। और उसको लेकर अब सीबीआई और ईडी की जांच के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार को कटघरे में घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये कह रही है कि जो सीबीआई और या फिर कहे ईडी या इनकम टैक्स विभाग, जो जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। और जिस तरीके से अब भाजपा शासित राज्यों के अंदर घोटाले होते नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और सीबीआई कैसे मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है उनके ऊपर, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बड़ा घोटाला किया गया है और उनके ऊपर सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी की जांच होनी चाहिए। मगर देखना होगा ये आंगनबाड़ी घोटाला जो बताया जा रहा है राशन को लेकर, ये कितना बड़ा घोटाला है, क्योंकि अभी तक जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सबूत पेश किए जा रहे हैं या फिर बड़ा घोटाला कहा जा रहा है वो 7,500 करोड़ रुपए का लगभग बताया जा रहा है। जी राजीव, ये कोई पहला मामला नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा हो। बीजेपी पर लगातार कांग्रेस भी यही बात कहकर निशाना साधती है कि ईडी और सीबीआई जो भी जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर होती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, बात करें तो कांग्रेस भी इसी मुद्दे को लेकर लगातार जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। यानी कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरीके का हमला बोला जा रहा है भाजपा पर। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरीके से अब भाजपा के ऊपर हमला बोला है जांच एजेंसियों को लेकर, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और विपक्ष जो है वो हर छोटी पार्टी जो कहे या फिर कांग्रेस कहे या फिर गठबंधन दल कहे या फिर आम भी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा को जांच एजेंसियों के लिए कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश के अंदर राशन घोटाले की जो जानकारी मिल पा रही है और जिस तरीके से कल संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के अंदर कहा कि आंगनबाड़ी जो राशन घोटाला है उसके अंदर जांच होनी चाहिए, तो जांच बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का नेता हो या फिर कहे आम आदमी पार्टी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो या किसी और पार्टी का नेता हो, उनके ऊपर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मगर भाजपा की तरफ से ये
अभी तक कोई भी इस मुद्दे को लेकर जांच एजेंसियों की तरफ से कोई भी बड़ा बयान नहीं आया, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी इस मध्य प्रदेश के खिलाफ जो है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है वो जांच एजेंसियों से कहीं ना कहीं अपील करती हुई नजर आ रही है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। और केंद्र सरकार से भी यही अपील की जा रही है कि भाजपा शासित राज्यों के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की जांच एजेंसी के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोषियों को सजा मिल सके। जी, लगातार दोषियों को सजा दिलाने की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने इस दौरान ये जो आरोप लगाए हैं, इस पर क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। पर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिस तरीके से संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर कटघरे के अंदर गिरने की कोशिश की गई, और यहाँ तक कि जांच एजेंसियों का सीधा सीधा जो इस्तेमाल है वो विपक्षियों पर करने की बात की गई है। तो यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से अभी तक इस मुद्दे में कोई बड़ा बयान नहीं आया, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, सीबीआई की और ईडी की और इनकम टैक्स की, तो देखना होगा कि कार्रवाई होती है या नहीं होती है। मगर यहाँ पर यह जरूर स्पष्ट है कहीं ना कहीं भाजपा शासित राज्यों के अंदर भी बड़े घोटाले हो रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगाम लगानी होगी। जी, लगातार केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि इन घोटालों की जांच की जाए। अब दिल्ली में भी कई ऐसे घोटाले हैं, खुद आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की ओर से किए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर घोटाले की, तो दिल्ली के अंदर भी लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से, भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ बात करें, तो उनकी दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ बड़े सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरा गया, और आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा निगम के अंदर भी भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर उनकी जांच जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक तरफा देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से आबकारी नीति को लेकर सीबीआई और इनका कह सकते हैं ईडी जो है जांच एजेंसी काम कर रही है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं भाजपा शासित निगम की बात करें या फिर कहें और राज्यों की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां जो है वो शायद सुस्त होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार इन मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक ना तो भाजपा शासित राज्यों के अंदर कोई कार्रवाई करने की बात की जा रही है, और ना ही जांच एजेंसियों का जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। मगर निगम की बात करें तो दिल्ली के अंदर निगम की भी सरकार है, तो निगम के अंदर भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको लेकर भी बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, मगर उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। मगर जांच के लिए सिर्फ क्या कहते हैं विपक्ष को ही दबाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ तक कि भाजपा के ऊपर अभी तक जांच की एजेंसियों की कोई भी कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिली है। जी, अब बीजेपी भी कई ऐसी कार्रवाई की मांग कर रही है, जैसे बात कर ले मनीष सिसोदिया की, डिप्टी सीएम जो है उन पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं उसको लेकर भी, और जो स्टिंग बीजेपी ने जारी किया था, एक स्टिंग ऑपरेशन जो किया था, उसको लेकर भी बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है। आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं छापेमारी देखने को मिली, और उनके जो सहयोगी थे या फिर कहीं जो शराब कंपनियां जो थी उनके ऊपर कार्रवाई होते हुए देखने को मिली। सत्येंद्र जैन पहले ही ईडी की कस्टडी के अंदर है, उनके ऊपर भी पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया कैसे घेरा जा रहा है और लगातार जांच एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कस्टडी में लेना चाहिए, मगर कस्टडी जब भी लिया जाएगा कोई बड़े सबूत जब उनके हाथ में लगेंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है, भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, मगर सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर भाजपा की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन का भी नाम लिया जा रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा कहीं ना कहीं उनके पास बड़े सबूत जो है वो जांच एजेंसियों को देने चाहिए, ताकि उन सबूतों की जांच हो और उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करनी है ये जरूर जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज रायपुर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार यानी आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान वो पार्टी की राज्य इकाई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नड्डा शुक्रवार सुबह 10:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद नड्डा युवा मोर्चा की बाइक रैली के साथ 11 बजे तेलीबांधा दीनदयाल उपाध्याय चौक पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे।
प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी नलनीश ठोकरे ने बताया कि नड्डा शुक्रवार को पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बाद में वो आरएसएस की 3 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात नड्डा रोड शो करते हुए दोपहर 12:45 तक बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचेंगे। इस रास्ते में भगत सिंह चौक, साक्षरता तिराहा, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक सहित विभिन्न स्थानों पर अलग अलग विधानसभा के कार्यकर्ताओं, मोर्चा प्रकोष्ठ के सदस्य, आम नागरिक और सामाजिक संगठनों द्वारा नड्डा का अभिनंदन किया जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज वो रायपुर पहुंचने जा रहे हैं। 4 दिवसीय उनका ये छत्तीसगढ़ दौरा है। इस दौरान वो पार्टी की राज्य इकाई और आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 10:30 बजे नड्डा रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद नड्डा युवा मोर्चा की बाइक रैली के साथ 11 बजे तेलीबांधा दीनदयाल उपाध्याय चौक पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी ने ये तमाम अहम जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नड्डा जो है वो आज से 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और ये दौरा उनका आगामी चुनावों को लेकर भी काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी सक्रिय है और उसी को लेकर अब नड्डा एक बार फिर से आज छत्तीसगढ़ पहली बार आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में पहली बार आ रहे हैं और उसके बाद अब यहां पर आरएसएस के कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे और 3 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय बैठक में वो हिस्सा लेंगे। जरा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल जेपी नड्डा आज आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो दौरा है वो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को उत्साह करने वाला है और अभी हाल ही में लगभग 11:15 में वो सीधा विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंच जाएंगे और उसके साथ साथ जैसे ही वहां से निकलेंगे तो एक बड़ी भव्य बाइक रैली का आयोजन युवा मोर्चा के द्वारा किया गया है। निश्चित तौर पे ये जो मोर्चा है वो निश्चित एक तरीके से ऐसा है कि जो अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की जो ताकत है उसको प्रदर्शित करने वाला है। ये भी बात उल्लेख में निकल करके सामने आ रहा है कि जिस तरीके से युवा मोर्चा अपने आप को पायदान में खड़े होकर के जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, इससे ही तय हो पाएगा कि आखिर किसको युवा मोर्चा का जो कार्यभार है उसको दिया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं और जो संगठित लोग हैं वो उत्साहित है कि अपने अपने पद का जो विभाजन होने वाला है उसको लेकर के। इसके अलावा बाइक रैली से तेलीबांधा है, ये तेलीबांधा से एक रोड शो है जिसमें महिला मोर्चा के लोग काफी ज्यादा भागीदारी निभाएंगे। महिला मोर्चा सीधा सीधा इन्वॉल्व होकर के एकात्म परिसर जो भाजपा का रह रहा है वो लेकर के आएंगे। एक रोड शो की जो तैयारी है वो किया जा रहा है के बीच में, खासतौर से कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के भाषण उद्बोधन का भी कार्यक्रम किया गया है। एकात्म परिसर आने के पश्चात सीधा यहाँ से साइंस ग्राउंड जो है वो वहां जाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। उसके पश्चात ही लगभग 2 से 3 दिनों की जो दौरा है वो निश्चित तौर पर वहीं तय किया जाएगा और लगभग 5 से 6 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की होने की तैयारी है वो किए जाने की तैयारी है वो लगभग तय जी। अखिलेश, जेपी नड्डा का ये पहला दौरा लगभग छत्तीसगढ़ का माना जा रहा है, इसको लेकर किस तरीके से ये अहम माना जा रहा है दौरा? ये चुनावी बिगुल है और निश्चित तौर से चुनावी बिगुल में अलग अलग हिस्से और रणनीति भी बनाई जाती है। इसमें जो बूथ वाइज जो कार्यकारिणी जो सदस्य हैं उनकी जो मीटिंग है वो ली जा रही है ताकि इसमें जो आने वाले जो चुनाव है 2023 का जो चुनाव है उसमें एक रणनीति तैयार किया जा सके। सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो यूथ कांग्रेस है, भाजपा युवा है, उसको लेकर के ही सबसे ज्यादा बैठक की जो जाने की संभावना है वो बताई जा रही है। इसके अलावा जो खास तौर पर महिला मोर्चा की जो टीम है उसकी भी मीटिंग की जानी है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी के तौर पे जैसे डी
पुरेंद्रेश्वरी यहाँ के जो दौरा कर रही थी, उसके अलावा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है वो निश्चित तौर पे एक संदर्भित तो है कि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको क्या और उनकी पॉजिटिविटी लेकर के आया जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान फोकस किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जेपी नड्डा का जो छत्तीसगढ़ दौरा है वो लगभग कारगर साबित होगा और लोगों के अंदर, खास तौर से जो कार्यकर्ता है उसके अंदर जोश भरने का जो काम है वो आज निश्चित तौर पर रणनीति बनाई जाएगी। जी, लगातार रणनीति जो बनाई जा रही है उसके मद्देनजर ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस का एक कार्यक्रम बैठक जो है उसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो क्या विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक होने जा रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये जो बैठक है विधानसभा चुनाव को लेकर के ही तैयारी की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ में 2 दिन रुकना कहीं न कहीं एक बड़ा जोश भरने वाला काम है। और आरएसएस का जो काम पहले भी रहा है और अब भी है कि देश हित राष्ट्रव्यापी जो निकल करके मामले सामने आते हैं उसमें, और लगभग इसमें जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं दूर दूर से, छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि अनेकों राज्य से यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनकी सभी तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। लगभग एयरपोर्ट से लगा हुआ ही जो जन्म धर्मशाला है तो उसमें इस तरीके से व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता है, आरएसएस के जो लोग हैं उनके अंदर जोश भरने की तैयारी है और अगला विधानसभा आरएसएस के तौर पे ही लड़ने की जो तैयारी है वो भाजपा कर रही है, जिसके संक्षेप में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो निश्चित तौर पे भागीदारी निभाएगी। जी, 4 दिवसीय दौरा है जेपी नड्डा का, जिसमें तमाम अहम कार्यक्रम भी उनके प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो किस तरीके से जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं उनमें चुनावी बिगुल फूंकेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि कार्यकारिणी सदस्य रहते हैं, उनकी जो बैठक होनी रहती है वो अहम माना जाता है। खासतौर से कार्यकर्ताओं को सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक के जो इतिहास रहा है उसमें सीधा मुलाकात नहीं करते हैं, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता है, खासतौर से भाजपा के जो अन्य संगठन के जो लोग हैं वो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुखातिब होंगे। तो निश्चित तौर पे जोश भरने का काम तो है ही। इसके अलावा एक बात और निकल करके सामने आ रहा है कि जो कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से भेंट मुलाकात होगी इसमें अलग अलग तथ्य और अलग अलग रणनीति भी बनाई जाएगी और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। और जब जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो अपने अपनी जिम्मेदारी को लेकर के सबसे ज्यादा सहजता दिखाई जाती है। इस बार हो सकता है ये बात निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से 3 दिन का दौरा है तो आरएसएस को प्रमुख रूप से इस चुनावी बिगुल में रखा जाएगा, ताकि जो अनुशासनात्मक रूप से जो काम करने की जो तैयारी है वो आगे चल करके होनी है। तो इसी कड़ी में ही जो जेपी नड्डा है वो हुंकार भरेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच में जो जोश भरने की जो तैयारी है वो लगातार जारी रहेगी। जी, ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 सितंबर यानी आज गाजीपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान गाजीपुर के पीजी कॉलेज के संस्थापक बाबू राजेश्वर सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही सीएम वृक्षारोपण करने के बाद कॉलेज प्रांगण में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की आने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर से प्रस्थान करके 12:50 पर गाजीपुर जिले के राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जिसके बाद 1 बजे सीएम पीजी कॉलेज पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम गौरा बाजार प्रांगण में स्वर्गीय बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद कॉलेज प्रांगण में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:40 पर हेलीपैड पुलिस लाइन पहुंचकर राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा वाराणसी को प्रस्थान करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल सीएम योगी का आज जो दौरा है उसको लेकर गाजीपुर वो आ रहे हैं और यहां पर मूर्ति का अनावरण करेंगे और तमाम कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मऊ और बनारस के दौरे पर थे और मऊ में जहां मुख्तार अंसारी के गढ़ में उन्होंने हुंकार भरने का काम किया था और बनारस में ही रात्रि विश्राम किया था और आज बनारस में रहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर और गाजीपुर जाएंगे और
साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सीएम योगी 9:40 पे हेलीपैड से पुलिस लाइन जो कि बनारस से रवाना होंगे और लगभग पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर पहुंचेंगे 10 बजे के आसपास। 10:10 से 10:25 तक निर्माणाधीन उमाकांत स्वासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करने का काम करेंगे, जो कि राज्य विद्यालय बन रहा है, महाविद्यालय बन रहा है, वहां स्थलीय निरीक्षण करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और लगभग 10:35 से 10:45 तक निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है वहां, जो लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में काम चल रहा है सीवरेज का, उसका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट जो प्लांट बन रहा है उसका कहीं ना कहीं निरीक्षण करने का काम करेंगे। और सब 11 से 12 यानी 1 घंटा विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और योजनाओं से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देने का काम करेंगे, जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और 12:25 पर वे पुनः जौनपुर से रवाना हो जाएंगे और गाजीपुर पहुंचेंगे 12:50 पे और लगभग 1 बजे से 2 बजे तक सीएम पीजी कॉलेज गोरा प्रांगण में स्वर्गीय बाबू प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने का काम करेंगे और जनसभा वहां पर जो बनाई गई है वहां पर संबोधित करने का काम करेंगे। वहीं 2:40 पे सीएम गाजीपुर से रवाना हो जाएंगे और बनारस पुनः वापस आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और 4:04 से 5 बजे तक पीएम मोदी @20 सपनों की एक बुक लिखी गई है, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ साक्षात और पुस्तक विमोचन करने का काम करेंगे। और प्रबुद्ध जन सम्मेलन है वहां पर कन्वेंशन सेंटर में, वहां भी इसको जनसभा को संबोधित करने का, क्योंकि जहां प्रबुद्ध जन होंगे, तमाम डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, वकील होंगे और ऐसे तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वो इस जन सम्मेलन में शामिल होंगे, जिनको सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने का काम करेंगे। तो कुल मिला के लगातार सीएम पूर्वांचल के दौर में, पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब पूर्वांचल की ओर मिशन 2024 कहा जा सकता है कि तैयारी में सरकार जुट चुकी है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की, और 2024 में ज्यादा सीटें लाए, क्योंकि लक्ष्य रखा गया है 80 लोकसभा सीटें जीतने का। तो लगातार उसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है और मुखिया होने के नाते उत्तर प्रदेश की हर जिले की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जहां पर विकास कार्यों से उन जिलों को जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो हमने देखा पिछले लंबे समय से वो लगातार दौरे कर रहे हैं, एक भी जगह पर वो रुक नहीं रहे हैं। इसका कारण ये है कि 2024 की तैयारी पूरे तरीके से बीजेपी कर रही है और ये जो दौरे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि विकास कार्यों से जोड़ने का प्रयास है, इन विकास कार्यों के जरिए 2024 भी निशाना माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल निशाना नहीं है और ये तय है कि 2024 में जो चुनाव होना है लोकसभा का, उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी विश्वास जताए, इसकी कहीं ना कहीं नब्ज जतोड़ने के लिए। और क्या स्थिति है मौजूदा समय में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, सीएम योगी आदित्यनाथ नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक इन सब से बातचीत की जा रही है, समीक्षा बैठक की जा रही है, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की जा रही है, स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। क्योंकि शायद ऐसा कभी हुआ है कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी जिले में दौरे जाता है तो स्थलीय निरीक्षण, भ्रष्टाचार पे एक बड़ा अंकुश लगाने के लिए सरकार तैयारियां कर रही है और सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार ना हो और भ्रष्टाचार ना पनपे, उसीलिए स्थलीय निरीक्षण कराया। जहां खुद मुखिया जाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, उससे निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और लगातार जनता को विकास कार्यों से जोड़ा जाएगा। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये नारा रहा है कि एक चुनाव चाहे हारे या जीते, अगले चुनाव की तैयारी हम करना शुरू कर देते हैं। तो उसी क्रम में लगातार 2024 की तैयारी शुरू कर मुख्यमंत्री योगी के नाते सभी की जिम्मेदारी है। केंद्र मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, उनका भी दौरा इसी महीने शुरू हो जाएगा। तो अब जिम्मेदारी को निभाते हुए, क्योंकि फायर ब्रांड नेता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इन्हीं की छवि को देखते हुए लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में सीएम योगी कल मऊ पहुंचे, जहां मुख्तार अंसारी गढ़ में उन्होंने हुंकार भरी और 230 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का काम किया। और साफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी दबंगई करता है, जो भी बदमाश हो, उससे पाई वसूली जाएगी मऊवासी वाले। आज जौनपुर और गाजीपुर के दौरे पर हैं, क्या यहाँ पर भी विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी? देखिए, एक बड़ी विकास परियोजना जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं और जौनपुर में विकास परियोजना लाखों जो करोड़ों रुपए की विकास परियोजना, उनको कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे।
कई विकास परियोजनाओं को भी देंगे। अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ तो लगातार मिशन 2024 को लेकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को भी निर्देश दिए थे कि वो भी जगह जगह पर जाएं और देखें किस तरीके के हालात हैं। मंत्रियों के दौरे किस तरीके से प्रस्तावित हैं? देखिए, बात की जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है और जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी दौरे पे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी, और तमाम जो मंत्री की जनपद है, उन मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं लगातार वो दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के कोई ना कोई मंत्री किसी न किसी जिले पर दौरे पर है और लगातार और उन जिलों में दौरे में वो भारतीय जनता पार्टी की छवि को टटोलने के लिए लगातार दौरे किए जा रहे हैं। और ये भी अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो रात्रि विश्राम करें और कहीं ना कहीं चीजों को जानने की, मंत्री भी रात्रि विश्राम कर रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे 2024 की जो विसाख है वो बिछाई जाए, कैसे जनता के दिल तक पहुंचा जाए। क्योंकि लगातार जिस तरह से लॉकडाउन में हालांकि काम बहुत हुए, लेकिन लॉकडाउन में जिस तरह से व्यवस्था संभाली गई और कुछ अव्यवस्थाएं भी संभली, उनको जनता के दिल से कैसे निकाला जाए और पुनः उनके दिल पे राज कैसे किया जाए, इन सब की कोशिश की जा रही है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसके साथ आपको बता दें कि कल भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उस मंत्रिमंडल की बैठक में काफी अहम फैसले लिए गए थे। पिछली जो मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें अध्यापकों को पक्का करने का फैसला लिया गया था। यानी कि ये कहा जा रहा है कि आज भी कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार सीएम भगवंत मान भी जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनको जो चुनावी वायदे उनसे किए गए थे, जो गारंटियां दी गई थी जनता को, उन्हें पूरा करने की कोशिश में सीएम भगवंत मान दिख रहे हैं। और इसी को लेकर आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे सीएम मान ने एक अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, फिलहाल बात करें सीएम की, तो आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और शाम 4 बजे होने वाले इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सर, सीएम भगवंत मान है और कैबिनेट मीटिंग लगातार ले रहे हैं और कई बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले बार उन्होंने 8,736 जगह जो कच्चे मुलाजिम थे, जो अध्यापक थे, उनको पक्का किया था और सरकार ने कहा था कि हमने आज अपना वादा एक पूरा किया है। तो उसके तहत आज कहीं ना कहीं आस लगाई जा रही है कि शायद आज भी भगवंत मान सरकार कुछ बड़े फैसले लेके कुछ बड़े फैसलों के ऊपर मोहर जरूर लगा सकती है। और अगर बात की जाए तो कैबिनेट मीटिंग जो लगातार, क्योंकि पहले क्या होता था कि थोड़े समय के बाद, लेकिन अब लगातार कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और पिछली जब कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी उस समय अध्यापक दिवस था और अध्यापक दिवस के ऊपर मान सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया था और साथ ही साथ उन्होंने 7 पे कमीशन का भी ऐलान किया था, लेकिन कैबिनेट में उन्होंने पक्के करने का डिसीजन लिया था। तो एक बार फिर से आज कैबिनेट मीटिंग है और लोगों को कहीं ना कहीं आस है कि आज, क्योंकि सरकार ही कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं जो दावे वादे पूरे थे सरकार वो पूरा पहले जो 5 महीनों में ही पूरा करके दिखा दे। तो उसके तहत आज कहीं ना कहीं आस लगाए जा रहे हैं कि आज कुछ बड़े डिसीजन जो हैं वो लिए जा सकते हैं। 4 बजे के करीब कैबिनेट बैठक शुरू होगी। देखना बहुत अहम रहेगा कि किस तरीके के फैसलों के ऊपर आज मुहर। अमन, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कौन से फैसले हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है या जिन पर चर्चा हो सकती है? देखिए, अभी एजेंडा कैबिनेट क्योंकि देर शाम को है तो अभी तक एजेंडा सामने नहीं आया कि क्या एजेंडा क्या रहेगा कैबिनेट का। वो महज 10 बजे तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस किस एजेंडे पे रहेगी, किसके ऊपर मुहर लग सकती है। लेकिन हाल फिलहाल ये क्यास लगाई जा रही है कि आज कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लगातार सीएम भगवंत मान जो है वो बैठक बुला रहे हैं और जो गारंटियां दी गई थी चुनावों के समय उसको पूरा करने की बात कह रहे हैं। क्या इसका जो सीधा निशाना है वो लोकसभा चुनावों की ओर देखा जाए? हाँ, 2024 के चुनाव भी है और सबसे बड़ी बात है कि अभी गुजरात और हिमाचल में चुनाव है नवंबर में। तो कहीं ना कहीं पंजाब का मॉडल, जैसे दिल्ली का मॉडल पंजाब में दिखाया गया था, तो पंजाब का मॉडल अब हिमाचल और गुजरात में दिखाया जाएगा ताकि वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। तो सरकार की कोशिश है कि कहीं ना कहीं अपना इस तरीके का पूरा
वो जो सिनेरियो रेडी कर ले कि लोगों के सामने ये चीज रखी जा सके कि देखिए कि हमें ये बदलाव पंजाब में किए हैं और गुजरात और हिमाचल में भी ऐसे बदलाव हो गए। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी कोशिश कर रही है और बाकी सत्ता में आने से पहले सरकार की तरफ से पूरी कोशिश थी, जो दावे वादे किए थे, और सरकार ये चाहती है कि पंजाब की जनता ने जो बड़ा मैंडेट उनको दिया उस पर खरी उतरे, जिसके चलते हुए लगातार सरकार फैसले ले रही है। लगातार अब जिस तरीके से अभी आज गुजरात के दौरे पर भी भगवंत मान है और वहां पर भी हो जाएंगे और कई जो जगह है वहां पर जाकर वो तमाम कार्यक्रम जो है उनको वो संबोधित भी कर रहे हैं। और अभी हमने देखा हिसार में, वो थे हरियाणा के हिसार में, तमाम जगह जाकर जहां पर चुनाव है वो चुनावों से खुद को जोड़ने का पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं और जो एग्जाम्पल सेट किया है पंजाब में उसको दूसरे राज्यों में दिखाकर एक बार वहां पर भी सरकार बनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी है। क्या जनता किस तरीके से इस तमाम चीजों को देख रही है, क्योंकि लगातार कार्य भी हो रहे हैं, बिजली बिलों की बात करें तो वो भी जीरो आने लगे हैं, क्या जनता जो है जिन्होंने मैंडेट दिया वो उनके कार्यों से संतुष्ट है? देखिए सर, जनता को सिर्फ ये चाहिए था कि जो वादे सरकार करके आई थी उसको पूरा किया जाए। सरकार कोशिश ये कर रही है क्योंकि चुनाव का माहौल है, नवंबर में चुनाव होने हैं, तो जाहिर है कि अगर वादे पूरे होंगे तो जनता में खुशी की लहर होगी, क्योंकि जनता ने आज तक सरकार को, चाहे कोई भी सरकार आती है तो वो अपना एक विश्वास मत जो उनको देती है, और विश्वास मत इन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी के ऊपर जताया है। तो लोगों को आस जरूर है कि कुछ सरकार कुछ अच्छा करे। हालांकि सरकार लगातार तत्पर है और लगातार प्रयास भी कर रही है और लोगों को अच्छे जो फैसले हैं वो दे भी रही है सरकार, तो लोगों में खुशी है, जाहिर है। लेकिन जिन लोगों लेकिन लगातार मीटिंग्स का दौर भी सरकार चला रही है। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश के दौरे पर पहुंच गई है। ये कमेटी टिकट दावेदारों के भीतर बगावत के बवंडर को शांत रखने की कोशिशों में जुट गई है, जो कि संभावना टिकट आवंटन के बाद बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी अगले 4 दिन यानी 11 सितंबर तक शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र के 34 विधानसभा सीटों से टिकट के लिए दावेदारी जताने वाले कांग्रेस नेताओं से 1-to-1 बैठक करेगी। सोलन और सिरमौर जिले के टिकट दावेदारों से स्क्रीनिंग कमेटी सोलन में बैठक कर चुकी है। इसमें शिमला लोकसभा क्षेत्र के सोलन और सिरमौर जिला के 10 विधानसभा हलकों से टिकट के लिए आवेदन करने वाले नेताओं को बुलाया गया। इनसे पूछा गया कि उन्हें ही टिकट क्यों दें, संगठन में किन किन पदों पर पहले सेवाएं दे चुके हैं, कितनी बार पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इनसे संवाद कर टिकट के लिए बेहतर विकल्प के चयन और बगावत के आसार को कम करने का प्रयास पार्टी द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, वो अब हिमाचल के दौरे पर है। आपको बता दें कि सोलन और सिरमौर का वो यहां पर जायजा ले चुकी हैं, यहां के कार्यकर्ताओं से वो मिल चुकी है और जो भी टिकट के दावेदार हैं उनके साथ बैठक कर चुकी है और अब मंडी और कई अन्य जिलों के दौरे पर ये स्क्रीनिंग कमेटी रहने वाली है। 11 सितंबर तक ये जो कमेटी है वो हिमाचल प्रदेश में रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की जो है वो अब प्रदेश में आ गई है और प्रदेश में आकर ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है ये अब लोगों का और जो कार्यकर्ता हैं उनका मन टटोलने की कोशिश में है। जी बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल में जो कांग्रेस की जो टिकट आवंटन की जो प्रक्रिया है जो अपनाई गई है उसमें बगावत की जो है संभावना ज्यादा दिखाई देगी। इसी को लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो पिछले कल से 4 दिन के दौरे पर मिलेगी और इस दौरान जो है जो उम्मीदवार है जिन्होंने आवेदन किया उम्मीदवार को मान रहे थे वो लोग माना जा रहा था कि 35 से 40 सीटें कांग्रेस ने ऐसी की है जिसपे वो सिंगल नाम उन्होंने भेजा है, जो वर्तमान में विधायक है और जो पूर्व में विधायक और मंत्री रहे हैं उनके टिकट नहीं काटे गए हैं। तो ऐसे में जो उम्मीदवार थे जो अपने को सशक्त मान के चल रहे थे
और उन्होंने आवेदन भी किया था और उनके नाम आगे पैनल में नहीं दे गए हैं, तो वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जो पहुंचे हैं, उनकी कोशिश ये है कि लोगों से फिलहाल मिला जाए, कार्यकर्ताओं से मिला जाए, फीडबैक लिया जाए। जो नाम उनके पास पहुंचे हैं, उन नामों पर जो कार्यकर्ता है और जो लोग हैं वहाँ पे, उनसे चर्चा की जाए और देखा जाए कि स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो नाम पहुंचे हैं, जो पैनल पहुंचे हैं, उनमें से कौन से सशक्त उम्मीदवार हैं जो सीट निकाल सकते हैं। तो ऐसे में ये जो दौरा है कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उनका ये दौरा है बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो पिछले कल से सोलन और सिरमौर में ये लोग गए थे और अभी जो आज है धर्मशाला कांगड़ा ये पहुंचेंगे। तो ऐसे में आज जो ये स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, ये फिलहाल जो फीडबैक है वो ले रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं और जो जिन्होंने आवेदन किया है, उनसे ये बातचीत कर रहे हैं। जी लगातार जिस तरीके से आवेदनकारों से और दावेदारों से बातचीत की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर उन्हें टिकट क्यों दिया जाए, क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, उन्हीं के मद्देनजर टिकट आवंटन जल्द होना भी है, क्या ये जो जरिया निकाला गया है कांग्रेस द्वारा, ये सही सार्थक साबित होगा विधानसभा चुनावों के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी अब माना जा रहा था कि जो कांग्रेस ने जो प्रक्रिया अपनाई है, क्योंकि आवेदन बहुत सारे कांग्रेस के पास पहुंच चुके थे, तो ऐसे में जो टिकट की जो आवेदन की जो प्रक्रिया थी, उसी को जो है लेकर सवालों के घेरे में कांग्रेस आ गई थी और जो पैनल आगे भेजे गए थे, जो नाम आगे भेजे जा रहे थे, उनको लेकर भी जो लोग थे उनमें काफी असंतोष पाया जा रहा था। तो ऐसे में जो कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य वो यहाँ पहुंचे हैं और विभिन्न हलकों के जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके लोगों से वो मुलाकात करेंगे और जो उम्मीदवार हैं, जो खुद को उम्मीदवार मानते हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। अगर आज हम आपको बताएं तो शिमला की जो 8 विधानसभा है जो शिमला जिला में पड़ती हैं, उनके उम्मीदवारों के साथ भी आज बैठक है। और इसके अलावा जो मंडी है, मंडी विधानसभा, क्योंकि मंडी जिला अपने आप में बहुत अहम स्थान रखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है और 10 सीटें वहां से आती है। तो ऐसे में वहां की जो लोग हैं, वहां के जो भावी उम्मीदवार हैं, जो अपने को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों से जो है मुलाकात आज संभव है और उनसे ये पूछा जाएगा, जाना जाएगा, स्क्रीनिंग कमेटी जानेगी कि उनका पक्ष जानेगी, साथ में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी कि अभी तक तो ये लोग थे जिन्होंने आवेदन किया है, किस पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कितने ये सशक्त हैं, कितना इनकी लोगों के बीच पैठ है और कितना ये सीट निकालने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी का ये जो दौरा है, ये केवल जो उम्मीदवार है उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत एक अहम दौरा ये माना जा रहा है। जी कांग्रेस के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का दौरा काफी अहम है भी, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी यहाँ पर कार्य करेगी और आगे जो तमाम संभावनाएं हैं उनको तलाशेगी, उसके बाद विधानसभा चुनावों में अगर सही दावेदारों को टिकट दिया गया तो हो सकता है कि इस बार कांग्रेस जो है वो बाजी मार जाए हिमाचल में। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस इस बार एक जो पारंपरिक जो एक लहर रहती है, एक सत्ता के विपक्ष में जो सत्ता के विरोध रहता है, वो उसको जो भुनाने के मूड में है। दूसरा जो 5 साल का जो कार्यकाल भाजपा का रहा है, उनकी जो नीतियां रही हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी, उसको भुनाने के मूड में है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो कांग्रेस है वो किसी तरह का किसी तरह का दबाव लेने के मूड में नहीं है। वो जो स्क्रीनिंग कमेटी के 2 सदस्य उमंग सिंगर और धीरज गुर्जर, वो अलग अलग लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। और इसके अलावा जो आपको बताएं कि 15 सितंबर को जो है स्क्रीनिंग कमेटी की जो मुख्य बैठक है वो दिल्ली में होनी है और वहां पे जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने जो नाम भेजे हैं, जो पैनल भेजे हैं, उन पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में ये जो 4 दिनों का दौरा है हिमाचल का स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों का, ये काफी अहम है, क्योंकि इसी के दौरे पर डिपेंड करता है कि किन उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी और कितने वो सशक्त होंगे, कितना वो विधानसभा सीटों को वो निकाल पाएंगे, और उन्हीं सीटों पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस यहाँ पे सरकार बना पाएगी या नहीं। कांग्रेस सरकार बना पाएगी या नहीं, ये तो वह आगे चुनावों में साफ होगा, लेकिन इसको लेकर बीजेपी भी कुछ कम तैयारियों में नहीं है। बीजेपी भी लगातार तैयारियां कर रही है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। किस तरीके के समीकरण इस समय देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त हिमाचल का क्योंकि पहला वो चुनाव लड़ने जा रही है और यहाँ पे जो है वो जो अभी पंजाब और दिल्ली में जिस तरह से वो सरकार बना चुकी है, वहाँ काम कर रही है, उन्हीं चीजों को लेकर वो हिमाचल पहुंची है। यहाँ की जनता को जो है वो गारंटियां प्रदान कर रही है। आज भी जो एक अहम दौरा है, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जो है वो मंडी पहुंचेंगे और वहां पे जो है जनता को आज 5वीं गारंटी वो देंगे। ये जो गारंटियां हैं हिमाचल की जनता के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव का ये पहला है आम आदमी पार्टी का, और वो जो जनता को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जो महिला
सुरक्षा की जो गारंटी अभी तक दे चुके हैं उनको हिमाचल की जनता कितना गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। उसी तरह अगर भाजपा की हम बात करें, भाजपा के तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे उन्होंने प्रस्तावित कर लिए हैं। अभी आने वाले दिनों में 24 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री खुद जो मंडी का पड्डल मैदान है वहां पे जो है युवाओं की जो महारैली है उसको संबोधित करेंगे। तो ऐसे में भाजपा जो है काफी आगे दोनों पार्टियों से चल रही है, लेकिन दोनों पार्टियां भी जो है धरातल पे फिलहाल काम करती दिख रही हैं। जी दोनों पार्टियां धरातल पर काम करते दिख रही है। इसी बीच सोनिया गांधी ने ये जो कमेटी बनाई है, ये कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी? जी देखिए, ये जो आप स्क्रीनिंग कमेटी की अगर बात कर रहे हैं तो ये जो 2 सदस्य हिमाचल पहुंचे हैं, उमंग सिंगर और धीरज गुज्जर, ये जो फीडबैक ले रहे हैं, ये जो विभिन्न जो विधानसभा क्षेत्र हैं और संसदीय क्षेत्र, फिलहाल मंडी संसदीय क्षेत्र है, शिमला संसदीय क्षेत्र है, इनमें ये जो बैठकें ले रहे हैं, इनका जो फीडबैक है ये अपने साथ लेकर जाएंगे। क्योंकि इसके बाद जो एक अहम बैठक 15 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में होनी है और उसकी स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम चुने जाने हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवारों के नाम चुने जाने विधानसभा के लिए, तो ये काफी अहम जो है फीडबैक है और इन्हीं नामों के आधार पर जो है आगे कांग्रेस जो चुनाव मैदान में उतरेगी और उसी के बाद जो है कांग्रेस यहाँ पे आपको चुनावी रैलियां और अन्य जो प्लान है वो करती हुई नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस पूरी तरह जो है टिकट आवंटन की प्रक्रिया में गंभीरता से लगी हुई है, क्योंकि वो मान के चल रही है कि अगर हम टिकट आवंटन सही से करेंगे और सही उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये जो है कांग्रेस सरकार बना पाने में यहाँ पे कामयाब होगी। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट तैयार करने में आम जनता से सुझाव मांगने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा पोर्टल लॉन्च करने का स्वागत करते हुए जनता से चुनाव में किए गए एक और वादा पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने प्रदेश के बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध जनों से इस पोर्टल पर अधिक से अधिक सुझाव देकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी नजीर बनने वाले इस कानून के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी इस ऐतिहासिक और प्रदेश के लिए गौरवशाली प्रक्रिया में शामिल होने की सलाह दी ताकि बाद में उन्हें कोई अफसोस न रह जाए। महेंद्र भट्ट ने बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार जनभावनाओं के अनुरूप चुनावों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के वादे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि इस कानून के निर्माण के लिए बनी ड्राफ्ट कमेटी का जन सुझाव के लिए पोर्टल या वेबसाइट लॉन्च करना साबित करता है कि बीजेपी सरकार विकास की राह की तरह इस कानून के निर्माण में भी सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पे काम कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से खबरों के रुख कर लेते हैं। बात उत्तराखंड की कर रहे थे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिस तरीके से तमाम बयान दिए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है समान नागरिक संहिता कानून के लिए, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसे लॉन्च करना जनता से चुनाव में किए गए एक और वादे को पूरा करने के दिशा में ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध जनों से इस पोर्टल पर अधिक से अधिक सुझाव देकर आप सहभागी बने। और इसी के साथ कांग्रेस से भी उन्होंने अपील की है कि इस मामले में कांग्रेस को भी अपना सहयोग देना चाहिए और सहयोग के साथ साथ जो सुझाव इस पोर्टल के जरिए मांगे जा रहे हैं उन सुझावों को देकर जो पार्टी है वो इसमें भी सहभागी बन सकती है और प्रदेश में और साथ साथ देश के लिए जो नज़ीर बनने जा रहा है प्रदेश, उसको लेकर यहाँ पर अहम भूमिका जो है वो कांग्रेस, साथ ही साथ पूरा विपक्ष और बुद्धिजीवी और प्रबुद्धजन निभा सकते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट तैयार करने में आम जनता से सुझाव मांगने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा पोर्टल लॉन्च करने का स्वागत करते हुए जनता से चुनाव के मद्देनजर किए गए वादे को पूरा करना बताया। जरा जानकारी के लिए संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए महेंद्र भट्ट की, तो उन्होंने जो समान नागरिक संहिता कानून के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है उसको महत्वपूर्ण बताया है प्रदेश के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान ही बीजेपी ने वादा किया था कि हम उत्तराखंड में सिविल कोड जो है लागू करेंगे और बीजेपी ने वो अपना वादा पूरा कर दिया। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे जब इलेक्शन का प्रचार ही चल रहा था, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि हम उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी जो देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी का पर्सनल लॉ लागू है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख और जैन आते हैं, लेकिन यूसीसी के तहत यूसीसी जब उत्तराखंड में लागू हो जाएगा तो सब लोग जो है एक ही कानून को फॉलो करेंगे, एक ही दायरे में आ जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार अब लोगों से राय मांग रही है कि आखिर यूसीसी में और क्या किया जा सकता है। इसी को देखते हुए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 7 अक्टूबर तक बुद्धिजीवी और कांग्रेस के जो विपक्ष के जो लोग हैं वो अपनी राय दे सकते हैं, ताकि बाद में कोई अफसोस न रह जाए कि हमने अपनी राय नहीं दी। तो लगातार यूसीसी पर काम जारी है और राय लेने की जो है वो उसके लिए एक वेबसाइट का लॉन्च किया गया जिसका नाम ucc.uk.gov.in है। ये जो वेबसाइट लॉन्च की गई है इस पर कितने सुझाव अभी तक आए, क्या कोई सुझाव आने शुरू हुए? मैं आपको बता दूं, ये वेबसाइट अभी हाल ही में कल लॉन्च की गई है। इसके अलावा मैसेज लगातार लोगों के आने शुरू हो गए हैं, सैकड़ों की तादाद में मैसेज आ गए हैं। सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय में, ताकि कानून को, और जो है जो इसके अध्यक्ष, जो समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा था कि जितने ज्यादा से ज्यादा सुझाव आएंगे उसी को देखते हुए आगे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी, ये जो रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है, सुझावों को किस तरीके से इस रिपोर्ट के तहत देखा जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो वेबसाइट सरकार ने लॉन्च की है इसके तहत कोई भी अपनी राय दे सकता है। उन रायों को जो समिति 5 सदस्यीय समिति है उनके संग वो उन रायों को पढ़ेगी, मशवरों को पढ़ेगी। उसके बाद जो समिति रिपोर्ट बनाएगी उस रिपोर्ट में उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। कोई राय जो है समिति को अच्छी लगेगी या कुछ लाभप्रद लगेगी तो उसे उस रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, ताकि किसी सरकार के ऊपर ये आरोप ना लग सके कि सरकार ने अपनी जो है मनमर्जी चलाई है कानून लागू करने में, समिति ने अपनी मनमर्जी चलाई है। तो इसी को देखते हुए जो है वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, ताकि सभी लोगों की राय ली जा सके, सभी लोगों के राय मशवरे से ये कानून लागू किया जा सके। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी कानून लागू होगा। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई में गणपति बप्पा के आगमन से हो रही मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाब, नदी और समुद्र में किया जा रहा है, लेकिन अब मुंबई हाईकोर्ट ने नदी में विसर्जन पर
रोक लगा दी है, जिसको लेकर मुंबई बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नदी में गणेश प्रतिमा का विसर्जन को लेकर कुछ पार्टियों द्वारा विसर्जन किया जा रहा था, लेकिन इसके विरोध में रिवर मार्च संस्था के याचिकाकर्ता द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए मुंबई के किसी भी बहती हुई नदी का पानी रोकने और गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिए कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन BMC द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों में ही किया जाए, जिससे कि पर्यावरण को किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचे। इस पर विसर्जनकर्ता का कहना है कि मुंबई के नदियों में इतना प्रदूषण होता है, लेकिन उन पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता, सिर्फ भगवान के विसर्जन को लेकर ही विरोध क्यों हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद है। सत्यप्रकाश, फिलहाल गणेश विसर्जन का आज आखिरी दिन लगभग है और उसको लेकर ये भी है कि हाईकोर्ट ने अब रोक भी लगा दी है विसर्जन को लेकर। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र मुंबई में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। हालांकि यह आखिरी विसर्जन माना जाता है, क्योंकि तमाम जो बड़े पंडाल होते हैं या फिर छोटे घरगुती के गणपति बप्पा, उनका विसर्जन किया जाएगा। लेकिन इस बीच मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी बहती हुई नदी में विसर्जन नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर अब जो है गणेश भक्तों में खासा नाराजगी देखी जा रही है। वहीं रिवर मार्च की तरफ से मंगलवार को एक मौन आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के जरिए मांग की गई थी कि मुंबई की नदियों में विसर्जन न किया जाए, कृत्रिम तालाब बनाकर विसर्जन किया जाए, जिसके विरोध में तमाम जो है रिवर मार्च के कार्यकर्ता नेशनल पार्क में आंदोलन किए। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने एक संदेश दिया, अगर विसर्जन करता नदी में विसर्जन करते हैं तो वह उनका विरोध करेंगे, खासकर BMC का विरोध करेंगे, जिन्होंने नेशनल पार्क में विसर्जन के लिए अनुमति दी है। तो इसको लेकर जब 7वें दिन का विसर्जन नेशनल पार्क में किया गया, उसके खिलाफ जो है कहीं कहीं मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया गया। इसका जो याचिकाकर्ता है विक्रम चौगले, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई में जो नदियां हैं वो हमारे माँ के समान है, हमारे जो धरोहर है। ऐसे में इससे गंदा करना गंदा करने से बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह की याचिका में कहा गया। याचिका में ये कहा गया, लेकिन अब विसर्जनकर्ता जो है वो ये कह रहे हैं कि नदियां वैसे भी बहुत दूषित है, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया जाता। और उनका ये कहना है कि नदियां अगर माँ के समान है तो गणेश भी तो पिता के समान है, उनको भी तो इसी तरीके से विसर्जित किया जाता है। प्रदूषण की ही बात है तो आखिर वैसे नदियों को दूषित क्यों होने दिया जाता है, ये कह रहे हैं विसर्जनकर्ता। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क में 2018 से ही रोक लगा दी गई थी कि यहाँ विसर्जन नहीं होगा, लेकिन इस बार शिवसेना और मनसे की याचिका पर BMC ने सुनवाई करते हुए उन्हें विसर्जन करने की अनुमति दी थी, जिसको लेकर शिवसेना और मनसे दोनों पार्टियों ने अपना अपना बैनर लगाया था कि अब संजय गांधी नेशनल पार्क में विसर्जन होगा। इसी का विरोध करते हुए विक्रम चौगले ने मुंबई हाईकोर्ट में रुख किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने कह दिया कि किसी भी बहती हुई नदी में विसर्जन नहीं होगा। अगर विसर्जन करना होगा तो आप कृत्रिम तालाब बनाकर विसर्जन कीजिए। लेकिन इसके विरोध में शिवसेना नेता भास्कर पुरसंगे ने कहा है कि जिस नदी का जो है समर्थन विक्रम चौगले कर रहे हैं, उस नदी में तमाम तबेलों का गंदा पानी जाता है, गटर का पानी जाता है, तब वह दूषित नहीं होती है। अब ऐसे में भगवान श्री गणेश का अगर विसर्जन होता है तो दूषित होती है। तो कहीं न कहीं विक्रम चौगले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भाजपा ये कहती है कि हम हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, तो हिंदुत्व को चलने वाले लोग ही अगर भगवान श्री गणेश के विसर्जन का विरोध करते हैं तो जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों। उसको लेकर आज माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो है भी किया जाएगा, क्योंकि कल हमने जब बात किया शिवसेना नेता से तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि किस तरह से भगवान श्री गणेश के विसर्जन के आरे जो है विक्रम चौगले और उनकी संस्था रिवर मार्च आ रही है।
अब सत्य प्रकाश, आज आखिरी विसर्जन का दिन है, आज किस तरीके की तैयारियां और बीएमसी ने कितने कृत्रिम जो तालाब है वो बनाए हैं जहां पर विसर्जन हो सकता है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए मुंबई में बीएमसी हर वार्ड में कृत्रिम तालाब बना रखी है जहां पर विसर्जन किया जाएगा। उसके अलावा जो तालाब पहले से है उनमें भी विसर्जन किया जा रहा है। खासकर समुद्र में बड़ी प्रतिमा होती है वो समुद्र में विसर्जन होता है, चाहे लालबाग के राजा हो, चाहे गणपति बप्पा गली के राजा हो। इस तरह की तमाम जो प्रतिमा है, जो बड़े नामचीन वाली विसर्जन मंडली है, वहां पर जो है विसर्जन किया जाएगा, समुद्र में विसर्जन किया जाएगा। खासकर छोटे गणपति जो होते हैं या घरगुती के गणपति बप्पा होते हैं, वह अमूमन 7वें दिन ही उनकी प्रतिमा का विसर्जन हो जाता है। अब ऐसे में बड़ी प्रतिमा को विसर्जन के लिए बड़ी जगह होनी चाहिए, जैसे कि नदी हो या समुद्र हो या फिर कृत्रिम तालाब में छोटी प्रतिमा का विसर्जन संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह की स्थिति में बीएमसी ने हर इलाके में कृत्रिम तालाब बना रखा है, लेकिन बोरीवली में एकमात्र जो व्यवस्था थी वो कहीं कहीं संजय गांधी नेशनल पार्क में थी। लेकिन अब बीएमसी को रातों रात जो है कहीं कहीं कृत्रिम तालाब बनाने होंगे, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।